हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी चल रही होगी। आप लोगों को जो PYQ हम एनालिसिस कर रहे हैं उससे काफ़ी सहायता मिल रही होगी। जो अभी देख रहे हैं वह जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल के जो फंडामेंटल कंसेप्ट हैं उनसे जुड़े हुए PYQ देख रहे हैं और उसी का ये आज सेकंड पार्ट होगा। तो अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं है देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज हम देख रहे हैं सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन 15 से शुरू करने वाले हैं। तो देखिए 2006 का क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन को प्रोत्साहित करने का कोई प्रावधान नहीं है। कोई प्रावधान नहीं है। देखिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पर भी एक्सट्रीम चीज़ हो, एक्सट्रीम वर्ड का यूज किया गया हो या फिर सेंटेंस को एक्सट्रीम बनाता हो तो वो गलत होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन पॉलिटी है उसके साथ ये इशू है क्या कि वहाँ पर कुछ ऐसे एक्सट्रीम चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे वो नहीं लिखा होगा लेकिन फिर भी सही होगा। इसलिए आपको जो बेसिक है आपका कंसेप्ट वो अच्छा करना होगा, और उसके बाद अगर बचता है चीज़ें कि आपके मान लो कोई चीज़ पढ़ी हुई नहीं है तो वहाँ पे आप जो स्मार्ट टेक्निक है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि भारतीय संविधान में ही कहीं वर्णन नहीं है ऐसा, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। देखिए याद कीजिए आप डीपीएसपी में कौन सा अनुच्छेद है 39 क्लोज डी, ये आपको याद रखना है। तो ये डीपीएसपी में क्या कहा गया है कि पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। तो ये हो गया आपका गलत, तो इसको कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए। अब चलते हैं हम सेकंड पे कि भारत का संविधान पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं करता है। तो देखिए इसको हमें विस्तार से समझने की आवश्यकता है कि अनुच्छेद है 340, अनुच्छेद 340 वो क्या कहता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं उनकी स्थिति की जांच के लिए क्या करेगा, एक आयोग की नियुक्ति करेगा। आयोग, तो पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग के गठन का प्रावधान किस में है, तो अनुच्छेद 340 में। तो देखिए याद कीजिए आप फंडामेंटल राइट में जो आरक्षण का प्रावधान होता है ना, जहाँ से आरक्षण लिया गया है कि आरक्षण के प्रावधान किए जा सकते हैं, तो वो कौन से अनुच्छेद हैं, कमेंट करके बताइए। तो देखिए अनुच्छेद हैं 15(4) और अनुच्छेद 16(4), ये दो अनुच्छेद आपको याद रखने हैं जिनके बेस पे आरक्षण दिया जाता है। देखिए यहाँ पे आरक्षण ऐसा कुछ वर्ड यूज नहीं किया गया है, बल्कि है कि विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, तो उसी में है कि इसी के तहत सरकार के द्वारा आरक्षण दिया जाता है। तो यद्यपि देखिए संविधान है वहाँ पे कि पिछड़ा कौन होगा, पिछड़ा वर्ग कौन होगा, ऐसा कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है वहाँ पे। लेकिन इसमें ये जरूर कहा गया है कि इस जो पिछड़ा वर्ग है उनको मान्यता दी जाएगी और उनको पहचानने की व्यवस्था की जाएगी। तो इसका माध्यम क्या होगा कि जो राष्ट्रपति है वो आयोग का गठन करेगा, विभिन्न सर्वेक्षणों को आयोजित करेगा। तो इसी देखिए संदर्भ में आप याद कीजिए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि काका कालकेर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। तो अनुच्छेद 340 है, उसके तहत दो आयोग मेनली जो प्रसिद्ध हैं वो हैं, तो पहला है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, और इसको क्या बोला जाता है, ये किसकी अध्यक्षता में था, काका कालेलकर आयोग। और दूसरा था मंडल आयोग जिसको क्या बोला जाता है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ये आपको याद रखना है। तो ये सत्य है कि भारत का संविधान वो पिछड़े वर्गों को डिफाइन नहीं करता। देखिए मैंने यही बताया था आपको कि जो एक्सट्रीम वर्ड हैं वो कई बार पॉलिटी में यूज़ होते हैं लेकिन वो सही भी होते हैं। तो देखिए एक आ जाता है कि संविधान में परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है तो गलत होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा दे दिया है कि संविधान है वो डिफाइन नहीं करता है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल 2। क्वेश्चन 16 पे चलते हैं कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से मेल नहीं खाता है। 2004 का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे 1
पहला 1 समवर्ती सूची। तो याद कीजिए आप 42वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, इसमें क्या कहा गया, क्या किया गया बताइए। जो 42वां संविधान संशोधन था 1976, उसके तहत कुछ ऐसे विषय थे जो कि राज्य सूची में थे और उनको समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, और उसी में एक था 1। तो याद रखना आपको। तो इसके अलावा आप कमेंट करके बताइए कि इसके अलावा 42वें संशोधन के माध्यम से किन किन विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो ये समवर्ती सूची में है, तो ये सत्य है। इसके बाद बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज, समवर्ती सूची। देखिए स्टॉक एक्सचेंज है वो किसका विषय है। देखिए जैसे सेबी का आपने नाम सुना होगा और बार बार आप पढ़ते होंगे कि केंद्र सरकार में उसकी नियुक्ति के लिए संदर्भ में ये किया गया, ये विषय है ना। तो ये किसका विषय है, ये केंद्र का विषय है, समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो स्टॉक एक्सचेंज है वो समवर्ती सूची में नहीं है, बल्कि किस में है, संघ सूची या फिर केंद्र सूची में है, ये याद रखना आपको। तो इसी में एक जो संघ सूची है वहीं पे एक जो प्रविष्टि आती है 48। तो ये अब ज़्यादा इतना गहराई से आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखना है कि क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज है ये मेनली क्या है कि केंद्र का है, तो केंद्र में ही आपको इसको लगा सकते हैं। राज्यों में तो ऐसी कुछ चीज़ें होती नहीं हैं, और राज्य भी जो समवर्ती सूची है तो वहाँ राज्य बनाते हैं विषय, तो ऐसा कभी आपने सुना भी नहीं होगा कि स्टॉक एक्सचेंज के लिए कोई राज्य ने कोई कानून बनाया है। तो स्टॉक एक्सचेंज का जो पूरा रेगुलेशन है वो किसके द्वारा होता है, केंद्र सरकार के द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा आपका गलत। तो यही पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। इसके बाद देखते हैं डाकघर बचत बैंक संघ सूची। तो देखिए जो आपका पोस्ट ऑफिस जो सेविंग बैंक है ना, वो है संघ सूची का विषय। तो ये एक तरीके से क्या है कि पूर्णतः केंद्र के अधीन है और वही इस पर रूल रेगुलेशन बनाता है। और एक तरीके से क्या है कि ये डाकघर और उनसे संबंधित जो वित्तीय साधन है वो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो ये आपका सत्य है। फिर लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय। तो देखिए ये यूपीएससी है ना, हाल ही के वर्षों में इस पर पूछा है ये क्वेश्चन कि लोक स्वास्थ्य है वो किसका विषय है, राज्य सूची का। लेकिन देखिए आपने सुना होगा कि जब कोविड हुआ था है ना, कोविड का काल चल रहा था, तो उस टाइम में केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे चीज़ें की गई थी ना, रूल रेगुलेशन लाए गए थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब विषय ही राज्य सूची का है तो केंद्र उस पर दिशा निर्देश जारी कर रहा है ना, और उस समय वाद विवाद भी काफ़ी हुआ था। तो कारण क्या है ना, ये हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो लोक स्वास्थ्य है, सच तो ये है कि वो राज्य सूची का विषय है, जिसमें वर्ड क्या यूज किया गया, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें अस्पताल और औषधालय शामिल हैं। हालांकि जो महामारी, याद रखिएगा महामारी या फिर संक्रामक रोग, तो उस स्थिति में क्या है कि ये किससे जुड़ जाता है, समवर्ती सूची से जुड़ जाता है, ये विषय बन जाता है फिर समवर्ती सूची का। तो फिर क्या है कि जो केंद्र सरकार है वो हस्तक्षेप कर सकती है, और यही हुआ था कोविड के दौरान। तो देखिए इसमें क्या होता है, महामारी या संक्रामक फैलता है तो क्या होता है कि एक राज्य से सीमित नहीं होता है, वो एक राज्य विशेष तक सीमित नहीं होता है। वो क्या होता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों में फैल जाता है, 2 या अधिक राज्यों में। और आपको याद होगा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई अंतर्राज्यीय विषय आएगा, अंतर्राज्यीय विषय आएगा तो वहाँ पे किसका विषय बन जाएगा, वो मेनली संघ बन जाएगा, केंद्र का विषय बन जाएगा, और केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा जो महामारी और संक्रामक है वो विषय किस में डाला गया है, समवर्ती में डाला गया है। तो इस कारण से केंद्र सरकार है वो निर्देश जारी कर सकती है, कानून बना सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। इसलिए डी भी आपका सही है। तो इसका आंसर क्या होगा कि स्टॉक एक्सचेंज है वो किसका है, केंद्र सूची का विषय। क्वेश्चन 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का ऐसा प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा या हानि न पहुंचे। 2004 का क्वेश्चन है। तो मतलब ये क्या है कि जो भी संघ करे, जो भी कार्यकारी शक्ति रखता है ना, उसका प्रयोग वो स्वतंत्र रूप से करे, कोई राज्य है वो उसमें हस्तक्षेप न करे। तो इसमें से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, देखिए ये अनुच्छेद हैं, तो इनकी जो प्रावधान है वो आपको याद होने चाहिए क्योंकि अब ये पूछे जा सकते हैं। तो देखिए अनुच्छेद है 257। तो ये किसके संदर्भ में है, ये कहता है कि
प्रत्येक राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है उसका प्रयोग इस तरीके से किया जाएगा जिससे जो संघ की कार्यकारी शक्ति हैं उनके प्रयोग में कोई बाधा या हानि न पहुंचे, जो कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो इसका मतलब अनुच्छेद 257 है वो ही इसी से संबंधित है। देखिए ये अनुच्छेद है ना, ये सुनिश्चित करता है कि जो राज्य हैं वो ऐसे कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे केंद्र सरकार के जो कार्य हैं उनमें रुकावट हो या फिर हानि हो। तो ये मेनली जो हिस्सा आता है ना, ये वाला, ये आता है आपका भाग 11 में, भाग 11 में। तो वहाँ पे आप इसको देखने हैं जो कि किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र राज्य संबंध की। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 257। तो बात देखते हैं अनुच्छेद 258 किससे संदर्भ है। देखिए 258 क्या कहता है कि कुछ मामलों में जो राज्य है वो राज्यों को शक्तियाँ सौंपने का है वो संघ को अधिकार होगा। यानी कि कई ऐसे मामले होते हैं जिन पे क्या है, संघ है वो अपनी शक्तियाँ किसको दे देते हैं, राज्यों को दे देता है। तो ये याद रखना है। तो ये कौन सा है, अनुच्छेद 258। तो अनुच्छेद 258 किसके लिए है कि संघ के जो कार्यकारी कार्य हैं उनको राज्यों को सौंपने से संबंधित है। इसके अंतर्गत जैसे राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की सहमति से संघ के किसी कार्य किसी राज्य सरकारी उसके अधिकारी को सौंप सकता है। तो ये काम कौन करेगा, याद रखिए राष्ट्रपति करेगा। क्या करेगा, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किसकी सहमति से, राज्यपाल की सहमति से। तो याद रखना आपको राज्यपाल की सहमति। तो यहाँ पे ये भी है कि जो संघ और राज्यों के बीच सहयोग से संबंधित है, तो ये कौन सा है कि सहयोग पे आधारित है कि संघ और राज्यों का सहयोग करेंगे। तो ये आपका मतलब इससे जुड़ा हुआ नहीं है, याद रखिएगा। इसका तो आंसर ये हो गया। तो इसके जो जुड़े हुए आर्टिकल हैं उनका हम बस डिटेल में एनालिसिस देख रहे हैं कि चीज़ें हैं क्या ये। फिर अनुच्छेद 355। देखिए अनुच्छेद 355 क्या कहता है, देखिए ये आरएस में पूछा गया है क्वेश्चन, ये प्री में, कि 355 का संबंध किससे। तो यहाँ पे कहा गया है कि बाहरी आक्रमण या आंतरिक जो अशांति होती है तो वहाँ पे ये संघ का कर्तव्य है। किसका, संघ का कर्तव्य क्या, कि वह राज्यों की रक्षा करे, राज्यों की रक्षा करे। किन मामलों में, जब बाह्य आक्रमण हो या फिर आंतरिक अशांति, जिसको सशस्त्र विद्रोह भी अभी वर्तमान में क्या बोला जाता है उसको, सशस्त्र विद्रोह। तो उसके आधार पे ये यूज किया जा सकता है। तो 355, तो अनुच्छेद 355 की मूल जो लिखा गया है वो क्या है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से संरक्षित करे और ये सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य में जो शासन है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। और ऐसा नहीं चल रहा है तो याद होगा आपको कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये एक बेस है। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है, देखिए जो संघ के जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको बनाए रखने और राज्यों की रक्षा करने का जो संघ का उत्तरदायित्व है उससे जुड़ा हुआ है। बात करते हैं अनुच्छेद 356। तो 356 तो आप जानते ही हैं कि राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता है तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि वह संतुष्ट हो कि राज्य का शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो वह राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो ये क्या है कि संवैधानिक विफलता से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये किसी प्रकार से जो नियमित कार्यकारी कार्य होते हैं या रुकावट रोकने से संबंधित नहीं है। तो हम 356 को ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन 18 की। तो क्वेश्चन 18 में है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि संघ का एक कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से संरक्षित करे। 2003 का क्वेश्चन है। तो ये देखिए फिर से ये पूछ लिया गया था, है ना। तो ये क्या है, रिपीटेशन होता रहता है क्वेश्चनों का, तो पहले हुआ है। तो इसमें बताइए जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए अनुच्छेद 215 है, इसको देखते हैं पहले कि अनुच्छेद 215 किससे संबंधित है। तो इसमें क्या कहा गया है कि ये अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक जो हाई कोर्ट है वो क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा और अपने अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति रखेगा। तो याद रखिएगा इसको क्या कहेंगे, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और ये अपने अवमानना के लिए
उसके लिए दंड भी दे सकता है। ये इससे संबंधित प्रावधान है। तो ये क्या है, न्यायपालिका से जुड़ा हुआ प्रावधान है, तो ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 275 की बात करें तो ये क्या कहता है कि जो संघ है वो कुछ राज्यों को वित्तीय सहायता देगा, विशेषकर जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके कल्याण या कुछ राज्यों में प्रशासनिक व्यय वहन हेतु। तो ये क्या है, वित्तीय संबंधों का दर्शाता है। तो ये फिर अनुच्छेद 325, तो अनुच्छेद 325 किससे संबंधित है, ये है आपका निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन। और इसमें किसका प्रावधान है कि निर्वाचन सूची है उसमें नाम शामिल करने के लिए अयोग्यता नहीं। तो ये किसकी बात करता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करता है। और ये क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो उसको धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे निर्वाचन सूची है उसमें शामिल करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। तो ये है निर्वाचन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 355, तो 355 क्या करता है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति है वहाँ से राज्यों की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य है। और यहाँ पे मेनली किसमें है, संविधान, जो आपका संवैधानिक विफलता है ना, मेनली उससे जुड़ा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये क्या आपातकालीन प्रावधान का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा 355। और पीछे वाले में जो हमने देखा था वो 257, क्योंकि डायरेक्टली ये रिलेटेड है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 355, क्योंकि जो 257 वाला है वो दिया ही नहीं गया है यहाँ पे, तो याद रखना आपको। अनुच्छेद 19, क्वेश्चन 19, तो यहाँ पे क्या है कि एक सूची दी गई है जिसमें भारतीय संविधान के प्रावधान दिए गए हैं। सूची 2 है, उसमें किस देश से लिया गया है ना, उसको मिलान करना है। तो पहला है कि डीपीएसपी तो आपको सभी को पता है कि कहाँ से लिए गए हैं। तो ये किस लिए गए, आयरलैंड से। तो डीपीएसपी का प्रावधान किस भाग में है, डीपीएसपी का भाग 4 में। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो आपको पता ही है कि इनका उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र है, आर्थिक लोकतंत्र है। वहीं पे जो आपको याद होगा कि फंडामेंटल राइट हैं वो किसके लिए हैं, राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र के लिए। तो याद आप पता ही है कि जो डीपीएसपी है वो क्या है, गैर परिवर्तनीय है, गैर परिवर्तनीय है। यहाँ पे गैर परिवर्तनीय है, उसका अर्थ क्या है, गैर परिवर्तनीय का अर्थ क्या है बताइए। कि ऐसा है कि इनको लागू करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या मतलब न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। हालांकि ये इसमें क्या कहा गया कि शासन के लिए ये मौलिक है, शासन के लिए मौलिक है। कौन, डीपीएसपी। और राज्य जब भी कोई कानून विधि कुछ भी बनाएगा, कल्याणकारी करेगा, तो इनको याद में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं आपके, यूएसए से, यानी इसमें 5 होगा। तो मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में है, अमेरिकी संविधान का जो क्या है, यूएसए का याद रखिए बिल ऑफ राइट्स, क्या बोला जाता है वहाँ पे, बिल ऑफ राइट्स, उससे प्रेरित है। ये न्यायालय में परिवर्तनीय है, जबकि डीपीएसपी में न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यानी कि जो एफआर है अगर इनका उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32, और अगर हाई कोर्ट में जाना है तो अनुच्छेद 226, उसके तहत आप अदालत में जा सकते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ की समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अगर जो मनमानी के विरुद्ध गिरफ्तारी है, ये जो बहुत सारी अवधारणाएं हैं वो कहाँ से प्रेरित हैं, अमेरिका से। तो देखिए ए है, ए के साथ में क्या आना चाहिए आपका, 3 आना चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ए के साथ 3 यहाँ पर भी नहीं है। अब बी के साथ 5 है इन दोनों में ही, तो ये हो गया। फिर आता सी, संघ राज्य संबंधों में समवर्ती सूची, संघ राज्य संबंधों में समवर्ती सूची, ये कहाँ से लिया गया समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया संविधान से।
तो ऑस्ट्रेलिया में भी क्या है, संघ और राज्य दोनों समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, लेकिन संघीय कानून को वहाँ पर भी वरीयता मिलती है। और जैसे भारत का संविधान क्या है, जो अनुच्छेद 254 है वो भी क्या कहता है कि संघीय जो कानून है उनको वरीयता दी जाएगी। तो इसका मतलब है सी के साथ एक होगा, तो सी के साथ एक ये है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। बाद में डी पे बात करते हैं कि राज्यों के संघ के रूप में भारत जिसमें संघ को अधिक शक्तियां हैं, तो ये कहाँ से है, कनाडा से। तो यानी बात तो संघीय है, भारत तो है तो संघीय, लेकिन उसके जो स्वरूप है वो कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। तो भारत को कहा भी क्या जाता है, अर्ध संघीय कहा जाता है, क्वासी फेडरल कहा जाता है, जिसमें केंद्र को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं, जो कि कनाडा मॉडल से प्रेरित है। कनाडा भी क्या एक संघीय देश है, लेकिन वहाँ भी क्या है, जो संघीय सरकार है उसके पास ज़्यादा शक्ति हैं। भारत का जो अनुच्छेद 1 याद कीजिए, उसमें क्या कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का संघ होगा। और इसके अलावा अनुच्छेद 249 है, अनुच्छेद 352 से 360 है। ये ऐसे बहुत सारे तंत्र हैं जो क्या है कि केंद्र को ज़्यादा मजबूती वाला दिखाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 20 पे चलते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर भी मिलाना है, 2001 का क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या है कि सूची फर्स्ट संविधान के अनुच्छेद और यहाँ पे उनकी विषय वस्तु क्या है, तो अनुच्छेद 54। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, राज्य 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 वर्ड है ना। तो इसी से पता चल गया होगा कि ये दोनों आर्टिकल तो उससे जुड़े हुए नहीं हो सकते, है ना। तो देखिए 75 और 54 में सबसे पहले अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बात आए तो सबसे पहले कौन आएगा, तो सीधी सी बात है 54 मतलब राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति का जो प्रावधान आएगा वो प्रधानमंत्री से पहले आएगा। तो संविधान में क्या कहा गया है अनुच्छेद 54 के लिए, यहाँ पे कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन कैसे होगा। तो देखिए आपको पता होगा कि इस राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। किससे, निर्वाचक मंडल। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो याद रखना निर्वाचक मंडल में सिर्फ निर्वाचित, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। और ये निर्वाचित सदस्य कौन से होते हैं, तो देखिए संसद के, है ना। तो संसद, और संसद में भी कौन से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। इसके अलावा जो भी राज्य हैं उनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। याद रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है, जो विधान परिषद है उसकी बात नहीं की गई है। याद रखिए विधान परिषद के चाहे निर्वाचित हों तो वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे, आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो राज्य विधानसभा वाला है उसमें भी 2 को स्पेशल दिया गया है, दिल्ली प्लस जो पुदुचेरी है, यहाँ के भी जो हैं, क्योंकि ये यूटी हैं उसके बावजूद भी यहाँ के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका मतलब अनुच्छेद 54 है वो इससे संबंधित है। अनुच्छेद 75 तो ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 75 क्लोज 1 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75 क्लोज 2 भी क्या कहता है कि जो मंत्री होंगे वो किसकी इच्छा पे पद धारण करते रहेंगे, राष्ट्रपति के। तो जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तभी तक वो पद पे बने रहते हैं। तो इसका मतलब है ये वाला भी मिलान सही है। तो ए और बी ठीक है, ये दोनों सही है, यहाँ पे उल्टा दिया है तो ये दोनों कट हो गए, इसका मतलब इन्हीं में से एक आंसर होगा। फिर अनुच्छेद 155 और 164। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, तो पहले कौन आएगा, राज्यपाल। तो देखिए इस तरीके से आप करेंगे ना तो ट्रिक से भी इजीली हो जाएंगे, आपको ज़्यादा याद रखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 164 तो इसमें क्या कहा है कि राज्यों में जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है उसकी नियुक्ति के लिए। तो संविधान क्या कहता है, अनुच्छेद 164 क्लोज 1 कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। और ये मंत्रियों की जो सामूहिक उत्तरदायित्व है और शपथ ग्रहण है उससे भी संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये आपका ABCD सेम टू सेम। इसके बाद में क्वेश्चन 21 देखते हैं।
शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, किसमें, मातृभाषा में शिक्षा पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का हर राज्य का प्रयास होना चाहिए। ये प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए यहाँ पे वर्ड आया चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली किससे संबंधित हो सकता है, डीपीएसपी से। तो डीपीएसपी में इस प्रकार के प्रावधान मिलते हैं कि किस में क्या किया जाना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे डायरेक्टली ये डीपीएसपी का नहीं है, ये अनुच्छेद ही अलग दे रहा है। देखिए ऐसे तो फिर फंडामेंटल राइट है, वहाँ पर भी है अनुच्छेद 21A, वो भी शिक्षा से संबंधित है, डीपीएसपी में प्रावधान है। तो यहाँ पे तो लेकिन अलग अनुच्छेद दिए गए हैं। तो देखिए हम इसमें देखते हैं, तो अनुच्छेद 349 क्या कहता है कि संविधान के लागू होने के बाद जो प्रारंभिक 15 वर्ष हैं उसके दौरान संघ या राज्यों में जो सरकारी प्रयोजन है उनके लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा। तो इसमें क्या है कि कौन सी भाषा कैसे यूज होगी, है ना। तो ये 15 वर्ष के जो प्रारंभिक थे उसके लिए है, ये उसके लिए प्रावधान थे। तो ये किस से संबंधित था, विधायी प्रक्रिया से संबंधित था कि कैसे क्या होना चाहिए, कैसे कानून बनेगा। तो मतलब ये था कि जो सरकारी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा है उससे संबंधित कोई भी विधेयक या संशोधन है उसको प्रस्तुत करने पर इसमें प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये तो अलग ही चीज़ होगी, तो ये नहीं होगा। फिर अनुच्छेद बी, ये जो 350 बी है उसमें अनुच्छेद 350, तो ये क्या कहते हैं कि जो भी संघ या राज्य होंगे उनमें प्रयुक्त किसी भी भाषा में प्रतिवेदन देने का अधिकार होगा। तो ये अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति हो, संघ हो या फिर राज्य हो, उसमें प्रयुक्त किसी भी भाषा में किसी भी प्राधिकरण के समक्ष अपनी शिकायत के निवारण हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी भाषा में जाके शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, कोई ये नहीं कर सकता कि आप इसी भाषा में लिख के लाइए। तो चाहे वो व्यक्ति हो, संघ हो या राज्य हो, उसमें कोई भी भाषा प्रयुक्त हो रही हो तो वो प्राधिकरण या अधिकारी के समक्ष आप शिकायत के निवारण हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं अपनी भाषा में। अनुच्छेद 350(1) तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई प्राथमिक स्तर पे आप मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करेंगे। और ये पहले अनुच्छेद नहीं था, ये कब जोड़ा गया आपका, जो 7वां संविधान संशोधन था, 7वां संशोधन कब हुआ था, 1956 में, उसके द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक जो स्थानीय प्राधिकरण है उसको प्रयास करना होगा कि जो भी भाषाई अल्पसंख्यक हैं उन वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। तो ये सीधे तौर पे किससे जुड़ा हुआ है, मातृभाषा में शिक्षा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी होगा। तो अनुच्छेद 351 में क्या है, अनुच्छेद 351 कहता है हिंदी भाषा के विकास के लिए, है ना, कि हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना है। तो ये संघ को क्या निर्देश देता है कि वह भारत की जो मिश्रित संस्कृति है उसके सभी तत्वों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रसार को प्रोत्साहित करे, उसको बढ़ावा दे। तो ये किसके लिए हुआ, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसके बाद में क्वेश्चन 22 पे चलते हैं कि भारतीय संविधान मान्यता देता है, 1999 का क्वेश्चन है। तो पहला है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को, केवल भाषाई अल्पसंख्यक, दूसरा है सी है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, और डी है धार्मिक, भाषाई और जातीय अल्पसंख्यक। तो अगर इसको हमें देखना हो तो अनुच्छेद किस पे चलना होगा, अनुच्छेद 30 क्लोज 1 पे। तो अनुच्छेद 30(1) क्या कहता है कि जो धर्म अथवा भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान है वो स्थापित करने और उनके संचालन करने का अधिकार होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या वर्ड है कि धर्म अथवा भाषा के आधार पे, किसके आधार पे, धर्म और या फिर भाषा। तो यहाँ दो अल्पसंख्यक की बात की गई, एक धार्मिक और एक भाषाई अल्पसंख्यक। तो यहाँ पे इसमें आंसर क्या होगा, सी होगा। अतः यहाँ पे केवल कि धार्मिक अल्पसंख्यक केवल भाषाई अल्पसंख्यक की बात नहीं की गई है, तो ये पहले शुरुआत के दोनों ही गलत हो जाएंगे। देखिए अनुच्छेद 29 अगर एक भी देखेंगे हम, अनुच्छेद 29(1) है ना, उसमें भी क्या कहा गया है कि जो सांस्कृतिक और भाषाई अधिकार है उनकी रक्षा की बात करता है ये अनुच्छेद 29 क्लोज है। तो इसमें कहा क्या गया है कि भारत का जो क्षेत्र है
या उसके किसी भाग में कोई भी निवास करता है, उसके किसी भी नागरिक समूह जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति है, उसको संरक्षण करने का अधिकार होगा। क्या होगा? उसकी अपनी भाषा है, उसकी लिपि है, या फिर उसकी जो संस्कृति है ना, उसको वो संरक्षित करेगा, उसको बढ़ावा देगा। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन जो अनुच्छेद 30 है उसमें धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यक को शामिल किया गया है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आप इनको साथ में पढ़िएगा, अनुच्छेद 29, 30 क्लोज 1, इसके अलावा हमने अभी जो 350 ए डिस्कस किया था, जो किसके लिए था कि जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनके लिए प्राथमिक भाषा में, मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। 350 बी भी है, जिसमें क्या गए, जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके लिए क्या होगा, एक विशेष अधिकारी। तो भाषाई अल्पसंख्यकों की स्पेशल बात कहाँ की गई है, इसमें की गई है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, विशेष अधिकारी है ना, उसका क्या जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। और ये भी है कि जो जैसे जातीय अल्पसंख्यक है ना, एक ये भी है, तो इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं, ये आपको याद रखना है। वैसे अगर हम देखें कि कुछ अनुच्छेद हैं जहाँ पे क्या है, जो अनुसूचित जनजाति है उनको जातीय समुदाय में माना जाता है और उनके लिए संविधान में अलग प्रावधान है, लेकिन जाति अल्पसंख्यक वर्ड कहीं पे भी नहीं है। तो जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग आपको पता होगा 1992 में बना था, वो भी किसके लिए, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक्ट 1992 वो किसको मान्यता देता है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को, और जातीय अल्पसंख्यक ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। इसके बाद में आता है निम्नलिखित उदाहरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और उसके समस्त नागरिकों को, तो न्याय वर्ड है तो इसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। स्वतंत्रता है उसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की बात कही गई है। समानता में स्थिति और अवसर की समानता की बात कही गई है, और इन सभी के बीच बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना, गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। हमारी संविधान सभा में इस डेट को, यहाँ पे डेट आती है, हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और स्वयं को प्रदान करते हैं। तो ये कौन सी डेट है बताइए। तो देखिए यहाँ पे 26 जनवरी 1950, तो ये तो वो डेट है जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, कम्प्लीटली लागू हुआ था। फिर है 26 नवंबर 1949, तो ये वो डे है जो लिखा हुआ है प्रस्तावना में, और यहाँ पे है 26 जनवरी 1949, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। तो देखिए याद कीजिए कि ये 26 जनवरी है, ये इसी दिन को क्यों चुना गया। तो आपको याद होगा कि 1930 में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, पूर्ण स्वराज दिवस, और वो डे कौन सा था, 26 जनवरी, इसीलिए 26 जनवरी को वो दिन चुना गया था। तो आज का जो ये टॉपिक है जिसके अंतर्गत हमने कॉन्स्टिट्यूशनल के फंडामेंटल कंसेप्ट हैं उससे जुड़े हुए जो भी PYQ हैं वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्द ही हम आगे की वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।